हाय वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑपरेशन रिसर्च का है, सबसे बेसिक हमारे पास मेथड है। इसकी मदद से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको मैं बताऊंगा बाकी भी क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम रेडी मिक्स की प्रॉब्लम है, जिसमें इंटीरियर और ये एक्सटीरियर पेंट बनाते हैं रेडी मिक्स कंपनी वाले by using M1 and M2 materials। M1 M2 मटेरियल्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं। इनके पास M1 6 यूनिट खर्च होता है और एक्सटीरियर पेंट में, और M1 4 यूनिट यूज़ होता है इंटीरियर पेंट में। और M1 की मैक्सिमम जो यूजेज ये कर सकते हैं एक दिन में, या मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी है पर टन पर यूनिट कह सकते हैं, वो 24 टन है। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, अवेलेबल ही नहीं होगा। दूसरा M2 जो मटेरियल है उसकी आप 1 यूनिट एक्सटीरियर पेंट में यूज़ कर रहे हैं और 2 यूनिट आप इंटीरियर पेंट में यूज़ कर रहे हैं, और मैक्सिमम आपको ये अवेलेबल है 6 टन्स या 6 यूनिट्स। अब रेडीमिक्स वाले अगर एक्सटीरियर पेंट बनाते हैं तो पर टन उनको ना $5,000 का प्रॉफिट होता है और एक्सटीरियर पेंट पे, और अगर इंटीरियर पेंट बनाते हैं तो उस पर $4,000 का उन्हें फ़ायदा होता है। लेट्स सपोज मैंने एक्सटीरियर पेंट को X2 कह दिया और इंटीरियर पेंट को मैंने X1 कह दिया। तो अब हम इसको इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इसको X1 बोला हुआ है, इसको X2 बोला हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। अब आगे हमें कंस्ट्रेंट्स, दो कंस्ट्रेंट्स बल्कि दिए हुए हैं। पहला कंस्ट्रेंट है इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट फॉर एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। मतलब आपके पास इंटीरियर पेंट जो है वो एक्सटीरियर पेंट से 1 टन ज़्यादा से एक्सीड नहीं कर सकता। सही हो गया। और दूसरा आपको दिया हुआ है कंस्ट्रेंट के मैक्सिमम आपको जो इंटीरियर पेंट अवेलेबल होगा वो 2 टन है। तो X1 जो है मेरे पास इंटीरियर पेंट वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2 टन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रेडी मिक्स चाहते हैं कि वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, इनको बेस्ट मिक्स मिले, और वो सारे के सारे इनको यूज़ करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को। तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम सबसे पहले यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स सर्च करते हैं, देखते हैं कि हमारे कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने X1 और X2 यहाँ पे ऊपर ले लिया था नाम। मैंने इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट को मैंने क्या बोल दिया था, ये मेरे लेट्स सपोज डिसीजन वेरिएबल्स हैं। फिर आपने बनाना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप बनाते हैं उनकी जो प्रॉफिट वाली जो है ना, या प्रॉफिट होगी या कॉस्ट होगी, जो उनका ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है आप उसको देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को वो मैक्सिमम करें। सही हो गया। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। 5 of X2 को वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और 5 of X1 को वो इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनको कॉमन करके मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5 of X2 प्लस 4 of X1। कंस्ट्रेंट्स इनके ऊपर क्या क्या हैं, अभी आपको जो दो बताए थे उन कंस्ट्रेंट्स से पहले तो जो हमें ग्राफिकली जो हमें दिए हुए थे कंस्ट्रेंट्स उनको देख लेते हैं टेबल के थ्रू। सॉरी, वो बनता है 6 of X2 प्लस 4 of X1। मतलब आप ये यूज़ कर सकते हैं, 24 टन से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, 6 of X2 प्लस 4 of X1 लेस देन इक्वल्स टू 24। मतलब क्या है कि 6 of X2 यूज़ करेंगे और साथ 4 of X1 यूज़ करेंगे, और ये लेस देन आना चाहिए किसे, 24 से, M1 के लिए। और M2 के लिए क्या हो जाएगा फिर, 1 of X2 प्लस 2 of X1 लेस देन इक्वल्स टू 6। अभी हम इसे देखते हैं क्या सही है। जी हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारे पास सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इनको ऐसे लिख देंगे, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लिख लिया और अपने कंस्ट्रेंट सारे के सारे यहाँ पे लिख लिए। सही है। इसमें एक मार्केट लिमिट थी और एक दूसरी डिमांड लिमिट थी, और एक हमारे पास इम्प्लिसिट रिस्ट्रिक्शन होती है। इस क्वेश्चन में ही बल्कि सारे के सारे क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगी। आप हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आप जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं या जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहे।
तो यहाँ पे ये आपके जो वेरिएबल्स थे इनके आपने क्या किया, वैल्यूज को ग्रेटर देन 0 कंसीडर किया, ये इम्प्लिसिट रिस्ट्रिक्शन है। अब आपने ड्रा करने इन लाइनों को, ये ऑफ कोर्स कोई ना कोई लाइन कहलाती हैं, कोई ना कोई लाइन बनेंगी अगर हम इनको ग्राफ्स में देखें, तो आपने इनको ऐसे कहीं ना कहीं ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरसेप्ट्स हों। इंटरसेप्ट्स होंगे तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या कर सकेंगे, उस लाइन को ड्रा कर सकेंगे। तो हम इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं पहले। इंटरसेप्ट्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि किसी एक इक्वेशन के इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप सबसे पहले x1 को 0 इक्वल कर लें, 0 के इक्वल पुट करें तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर x2 को 0 बोल दें तो x1 की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। वही काम किया मैंने इक्वेशन 1 के लिए, पहले x1 को 0 पुट किया, मेरे पास x2 4 आ गया। जब मैंने x2 को 0 पुट किया तो मेरे पास x1 6 आ गया। तो मेरे पास ये दो इंटरसेप्ट्स आ गए उस लाइन के, कि ये जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, और एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी इस पॉइंट पे। सेम फॉर इक्वेशन 2, 3 एंड 4 मैंने इंटरसेप्ट्स फाइंड किए। इंटरसेप्ट्स फाइंड करने के बाद मुझे इंटरसेक्शंस फाइंड करनी है। इंटरसेक्शंस मुझे क्यों फाइंड करनी है ये मैं भी बताता हूँ। जब मैं ग्राफ यूं ड्रा करता हूँ, ग्राफ ड्रा करने के बाद मैं देखता हूँ मेरे पास फिजिबल एरिया का है। अभी इसको स्किप करें आप, अभी इसको इंटरसेक्शन वाले हिस्से को रहने दें। आपने यहाँ तक लाइनें ड्रा कर ली, सही है। लाइनें ड्रा करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन जो है ये इसका फिजिबल एरिया, फिजिबल स्पेस किस तरफ है, सही है। अगर आप इस लाइन में ओरिजिन पुट करेंगे तो ये आपको या ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ये ट्रू रिटर्न करती है इसका मतलब है इसका फिजिबल स्पेस किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। मैं समझाता हूँ। जैसे x2 पे 0 पुट किया, x1 पे भी 0 पुट किया, तो 0 प्लस 0 0, ये तो पूरे का पूरा 0 हो जाएगा ना। 0 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0 और 4 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0 इज लेस देन 24। जब मैंने इसमें 0 पुट किया, दोनों पे ओरिजिन पुट किया इस पॉइंट पे, तो मेरे पास इस फंक्शन ने मुझे क्या रिटर्न किया, इसने मुझे रिटर्न किया ट्रू, कि 0 लेस देन 24 है। तो ये ट्रू कंडीशन है ना मेरे पास। तो इसका ये मतलब है कि ये जो लाइन 1 है इसका फिजिबल एरिया जो होगा, मैं बताता हूँ क्या होता है फिजिबल एरिया। फिजिबल, ये जो लाइन है इस लाइन को अगर मैं यहाँ से इस तरफ कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहेगी, वो मेरे पास वहां पे आंसर ट्रू देगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे अगर लाइन को पुट कर रहा हूँ, मेरे पास ये क्या रिटर्न कर रही थी, 0 पुट कर रही थी। यहाँ पे अगर ये मेरे पास लाइन होगी तो ये मेरे पास लेट्स सपोज 5 देगी। अगर ये यहाँ पे है इस वक्त तो ये मुझे 24 दे रही है, सही है। ये मुझे यहाँ पे 1 वाली लाइन 24 ही तो दे रही थी ना, याद होगा। 4 और 6 पे ये मुझे कितना दे रही है, 24। और इससे लेस देन के लिए भी, सबके लिए ये ट्रू होगा। तो खैर इससे नीचे वाला एरिया जो है ना इसका फिजिबल स्पेस है, ये कहना चाहती है। और मैक्सिमम कंस्ट्रेंट इसमें ये दिया था कि ये लाइन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दूसरी लाइन के लिए भी हमने चेक किया, वो भी ओरिजिन की तरफ ही था स्पेस। तीसरी लाइन के लिए चेक किया, तीसरी लाइन हमारे पास कहाँ पे थी, ये रही तीसरी लाइन, ठीक हो गया। ये है हमारी तीसरी लाइन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, जी। तो ये है हमारी तीसरी लाइन, इसका फिजिबल भी हमारे पास इधर ओरिजिन की तरफ है। उसके बाद चौथी लाइन का भी जब हमने पॉइंट पुट किया तो ये भी ओरिजिन की ही तरफ था। जब सबके सब का फिजिबल, और हमारे पास जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट था वो क्या था, वो ये कह रहा था कि आपने इस x को भी पॉजिटिव रखना है, मतलब यहाँ से ऊपर ऊपर, और y को भी पॉजिटिव रखना है और x को भी पॉजिटिव रखना है, मतलब यहाँ से आगे आगे, यहाँ से आगे रहने चाहिए आपके फिजिबल स्पेस या सारे के सारे पॉइंट्स। तो हमारे पास ये जो रीजन था ये हमारे पास फिर क्या हो गया, ये हमारे पास फिजिबल एरिया बन गया, सबका कॉमन फिजिबल एरिया बन
अब हमें ऑप्टिम में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका सोल्यूशन देखना होता है। जो भी हमारे पास फिजिबल एरिया, फिजिबल सोल्यूशन आता है, फिजिबल स्पेस आती है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे। जैसे कि हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है इसका, ये कॉर्नर पॉइंट है इसका, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये कॉर्नर पॉइंट है। ये हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस स्पेस के? 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब ये वाला तो हमें पता होगा क्योंकि ये वाई से गुजर रहा है, इसी इसके हिसाब से तो हमने लाइन ड्रा की थी। लेकिन क्या हमें ये वाला पता है? हमें ये वाला पॉइंट नहीं पता। और ये कौन कौन सी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये कर रही है लाइन 2 और लाइन 1। तो लाइन 2 और लाइन 1 की इंटरसेक्शन मुझे पता होनी चाहिए। 1 और 2 की इंटरसेक्शन मैंने इसीलिए यहाँ पे फाइंड की थी। और ये फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है? दो लाइंस को इक्वल कर दें आप। जैसे ये मेरे पास लाइन 1 थी, ये लाइन 2 थी, तो दूसरी वाली को इसकी इक्वल करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 of x2, और ये 2 के बजाय ये क्या हो जाएगा? 4 of x1, और 6 2 ज़र ये मेरे पास हो जाएगा 12। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 में से। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास इस तरह करके क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा x1 का। x1 एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, सेम वही काम हुआ है यहाँ पे। x1 आ गया, फिर उसको किसी एक लाइन में, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारे पास वहाँ से x2 आ जाएगा। सेम सेम जो जो पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन के साथ टच होते हैं, आप उनकी इंटरसेक्शन फाइंड कर लें उसी हिसाब से कि कौन कौन सी लाइन का वो कॉमन पॉइंट है, आप वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जब आपके पास सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे, जैसे मेरे पास ये वाला पॉइंट था 0 4, ये वाला पॉइंट है मेरे पास 1.5 और 3, ये वाला पॉइंट है 2 2, ये वाला पॉइंट है मेरे पास 2 1, ये वाला पॉइंट है मेरे पास 1 0, और ये वाला पॉइंट है मेरे पास 0 0। तो मैं क्या करूंगा, इन कॉर्नर पॉइंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि था मैक्स जी इज इक्वल टू 5 of x2 प्लस 4 of x, इसमें पुट करूंगा। जैसे 0 और 4 को पुट किया यहाँ पे, इसको 5 0 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो 6 यस 4 मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए ना? नहीं, अच्छा ये x2 है ना, ये x2 है तो x2 ये रहा। 4 यहाँ पे पुट करेंगे और 0 यहाँ पे पुट करेंगे। वही जो शुरू में मैंने कहा था कि बुक में उन्होंने x1 इसको लिया हुआ है और x2 इसको लिया हुआ था, मैंने अलग लिए थे, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे ये सीन हो रहा है। तो खैर ये x2, इसको मैंने अगर x1 लिया होता, इसको x2 लिया होता, तो ये 5 इधर ही होता, उससे इतना मसला ना होता। फिर ये 4 0 आ जाते, पॉइंट ऐसे आ जाते। तो 0 और 4 सॉरी 0 और 4 आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 20। 5 4 ज़ा 20, क्योंकि ये x1 है पहला वाला और ये दूसरा वाला क्या है? x2 है। जब आपने सारे के सारे पॉइंट्स पुट किए और आपने देखा 1.5 और 3 पे सबसे ज़्यादा बड़ा रिजल्ट आ रहा था, और फंक्शन आपको क्या बोल रहा था? फंक्शन आपको बोल रहा था कि मुझे रिजल्ट जो है ना मैक्सिमम में रिटर्न करो, और मैक्सिमम तो सिर्फ ये रिटर्न कर रहा है, ये 20 दे रहा है, ये 18 दे रहा है, ये 13 दे रहा है, ये 4 दे रहा है और ये 0 दे रहा है। ये तो काफ़ी छोटी वैल्यूज़ है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें बड़ी वैल्यूज़ चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू थी उसको हमने क्या बोल दिया? ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इस तरह हमारे पास काम करता है ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।